नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर का कुछ पोर्शन कर चुका हूं। तो बच्चों, आज हम इसी चैप्टर का आगे का पार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। वहाँ हमने लिखा था कि वहाँ हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डेट्स जो है वो हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने उसमें डिस्कस किया वो था जेम्स मिल के बारे में, कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री को किस तरीके से, भारत में जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री जो है उसको किस तरीके से डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया। क्यों ब्रिटिश रूल इंडिया में इम्पोर्टेंट था ये भी जेम्स मिल ने बताया, और उस डिवीज़न में क्या उसकी प्रॉब्लम्स थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, ये भी हमने उसमें डिस्कस किया। आगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ कॉलोनियल। देखिए, कॉलोनियल का मतलब क्या है कि इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कन्क्वेयर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, subjugating local nawabs and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted to at low price, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came out as a consequences. इस ही बुक में आगे जो हमारे चैप्टर हैं उसमें हम बेसिकली यही पढ़ेंगे डिफरेंट चैप्टर्स में कि ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में किस तरह से आए और उन्होंने किस तरीके से धीरे धीरे हमारे कंट्री को रूल करना शुरू किया। यहाँ के राजाओं और नवाबों को यहाँ से अब रूलिंग सिस्टम से हटा दिया। किस तरीके से उन्होंने इंडिया को एज अ ट्रेड सेंटर यूज़ किया और अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने यूज़ किया। ये सारी बातें हम फर्दर जो चैप्टर हमारे हिस्ट्री में आएंगे उसके बारे में हम इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, custom and practices. And one more thing we should keep in our mind, and that is that only British did not affect in our ruling system, but also they affected of our custom, our culture, our taste, our traditions, all many things, such type of things has been changed due to the Britishers. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economical, social and cultural changes, we refer to the process as a colonization. You can understand here that what is the actual meaning of the colonization, that when the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. That means कि when one country did rule on other country and one country has full power on another country, then this country, for example country A, that is Britain, will change entire economic, social and cultural cultural things in another country. इसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्री ए कंट्री बी को रूल कर रहा है वो कंट्री बी के अंदर उसके जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उन सब में वो कंट्री ए क्या कर देगा, बदलाव कर देगा। और बदलाव कैसे करेगा कि कंट्री ए कंट्री बी के सारे सिस्टम्स को अपने हिसाब से चेंज करेगा। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में किया, उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया। उन्होंने पूरे कंट्री को एक यूनिफॉर्म पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अप्लाई किया। दूसरा, उन्होंने यहाँ की इकोनॉमिक्स को चेंज कर दिया, यहाँ के कल्चर को चेंज कर दिया। तो ये इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और ये जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं बच्चों, इसी इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ कि कंट्री ए कंट्री बी को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरीके से उसको प्रभावित कर रहा है, इसी इफ़ेक्ट को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कॉलोनाइजेशन। नाउ सी, you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called our past in the plural, our pasts. That means अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन, हर जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिचुएशन है या हर कोई ग्रुप है वो सारे एक तरीके से चेंज हो जाएंगे।
इफ़ेक्टेड हो जाएंगे। कुछ लोग अलग तरीके से इफ़ेक्टेड होते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से इफ़ेक्टेड होते हैं दूसरे कंट्रीज से। जैसे मान लीजिए कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ब्रिटिश जो कस्टम और कल्चर था उसको जल्दी अडॉप्ट किया, उनके पहनावे को अडॉप्ट किया, उनकी भाषा को अडॉप्ट किया। और जो जो गरीब लोग थे या दूसरे जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने इन चीज़ों को कम अडॉप्ट किया या बहुत धीरे धीरे अडॉप्ट किया। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये कहने का ये है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के लोगों पर, सभी लोगों पर एक जैसा इफ़ेक्ट नहीं होगा। अलग अलग जो ग्रुप हैं उन पे अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे को यहाँ दिया हुआ है हाउ डू वी नो। अब ये बात हमें कैसे पता लगे कि ब्रिटिश राज में क्या क्या हुआ था, उन्होंने किन किन राजाओं को हराया या किन किन राजाओं के साथ संधि की, किन के साथ, और किस तरीके से भारत के डिफरेंट सिस्टम्स को उन्होंने चेंज किया। तो एक वन क्वेश्चन हैज़ कम इन अवर माइंड, दैट इज़ हाउ डू वी नो, कि हम इन सब चीज़ों को कैसे जाने, समझे, पहचाने। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें याद रखनी है कि इन सब चीज़ों को जानने का एक जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है वो था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड, ये कई बार हम देखो बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि वाई ब्रिटिशर्स कीप रिकॉर्ड, कि ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड्स क्यों रखे। तो उसका जवाब यहीं पर आपको मिल जाएगा कि द ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट। Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. ये एक इस प्रश्न का जवाब है, इस प्रश्न का उत्तर है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट व्हाई डिड ब्रिटिशर्स कीप रिकॉर्ड इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, कि ब्रिटिशर्स ने अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में रिकॉर्ड्स को क्यों रखा। तो उसका जवाब यही है कि वो बिलीव करते थे कि राइटिंग जो है वो मतलब जो भी कुछ है उन सबको राइटिंग में रखना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर में उस पर डिबेट भी की जा सके, उसको स्टडी भी किया जा सके, और कोई भी ऑर्डर जो है वो क्लियर हो जाए कि हमने ये चीज़ लिख करके दे दी है, ये रिकॉर्ड या ऑर्डर इस तरह से होगा। क्योंकि पहले जो हमारे देश में रूलिंग सिस्टम था, राजाओं के समय जो सिस्टम था, उसमें चीज़ों को इतना रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं किया जाता था। जो रूल था वो रिकॉर्डेड नहीं होता था, हर चीज़ को लिखा नहीं जाता था। राजा बहुत सारे आदेश अपने बोल करके ही सुना देता था, बता देता था, और उसी हिसाब से रूलिंग सिस्टम चलता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर के इस सब चीज़ों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो भी उनका कानून था, नियम थे, उन सब को लिखना शुरू किया। और किस फॉर्म में लिखना शुरू किया, उनको हम कहते हैं मेमोरेंडम, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। इस फॉर्म में उन्होंने इन सब चीज़ों को लिखना शुरू किया। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। एक और क्वेश्चन आता है कि वाई डिड ब्रिटिशर्स प्रिजर्व देयर डॉक्यूमेंट्स, वाई डिड ब्रिटिशर्स प्रिजर्व देयर डॉक्यूमेंट, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो उस क्वेश्चन का जवाब भी यहाँ पर ये है कि उनको ये महसूस हुआ कि दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। सो दे क्यों उन्होंने प्रिजर्व किया, सो दे सेटअप, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड रूम्स बनाए। और जो हर ऑफिस जो था, चाहे वो तहसीलदार का ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो, द प्रोविंशियल सेक्रेटरेट हो, लो कोर्ट्स हो, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम तक उन्होंने बनाए, संग्रहालय बनाए, जिसमें इन सब चीज़ों को वो रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड मीन्स कि उनको संभाल के रखते थे। ऑल्सो एस्टेब्लिश टू द प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो ये एक तरीके से उन्होंने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स थे, दो काम किए, ध्यान से समझिए कि दो काम किए। पहले तो उनको ये महसूस हुआ कि जो भी हम रूलिंग नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, उन सबको क्या करना है, हमारे को नोट करना है, लिखना है। तो मेमोरेंडम या नोट या रिपोर्ट की फॉर्म में उनको लिख दिया। उसके बाद ये सारी जो रिपोर्ट्स थी या जो भी उनके मेमोरेंडम्स थे या जो भी नियम कायदे थे, उन सबको लिखने के साथ साथ उनको रिकॉर्ड रखना, उनका मतलब उनको हमेशा अपने संभाल के रखने का भी उन्होंने काम शुरू किया। और हर ऑफिस के साथ इसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाया।
और यहाँ तक कि बड़े बड़े संग्रहालय बनाए, बड़े बड़े आर्चीव्स बनाए, जहाँ पर इन सब रिकॉर्ड्स को क्या करा जाता था, संभाल के रखा जाता था। Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. Archives मतलब एक बिल्डिंग है, एक तरह से आप समझ लीजिए, एक प्लेस है जहाँ पर पुराने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, उन सबको संभाल के वहाँ पर उनको रखा गया है। You can also study the notes and the reports that district officials prepared or the instruction and directives that were sent by the official at the top of provincial administrators। और जो कुछ भी उस समय ब्रिटिशर्स के ऑफिस में, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में जो भी फाइलें जाती थी, जो भी नोटिंग होती थी, जो भी आदेश दिए जाते थे, उन सबको इसके अंदर संभाल के रखा गया है। In the early years of 19th century, these documents were carefully copied and beautifully written by calligraphists। और इन जो भी ऑर्डर्स थे या जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनको कैलीग्राफिस्ट के द्वारा इनको लिखा जाता था। देखिए बच्चों, पहले कोई फोटोस्टेट मशीन नहीं थी, है ना, किसी तरह की कोई फैक्स मशीन नहीं हुआ करती थी, कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। अब अगर कोई एक लेटर को 4 जगह भेजना है, 4 जगह देना है, तो उस लेटर को 4 कॉपी में बनाने के लिए हाथ से उसको लिखा जाता था, और जो हाथ से लिखते थे उनको कहा जाता था कैलीग्राफिस्ट, जो बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग में उनकी कॉपीज़ बनाते थे, तैयार करते थे। बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन राइटिंग। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी तक आते आते स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग का जब काम शुरू हो गया, मतलब प्रिंटिंग होना शुरू हो गई, तो इनका काम कम हो गया। एंड मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीजिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये बड़ी बड़ी जो है कानूनों की किताबें, नियमों की किताबें प्रिंटिंग मशीनों में छप छप करके डिपार्टमेंट्स में भेजी जाती थी, और ये सब काम जो है ब्रिटिशर्स ने करना शुरू किया। देखिए आपके सामने एक पिक्चर है, और इसका नाम है द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s। ये एक बिल्डिंग है जिसमें ये रिकॉर्ड रूम है, ये आर्चीव है, जिसमें ब्रिटिशर्स अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जो लेटर्स, रिपोर्ट्स, वो सब वो यहाँ पर क्या करते थे, रखते थे। यहाँ एक आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट है 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी दैट ब्रोक अप द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। हेयर इज़ अ सैम्पल ऑफ द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, कि जो हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट्स किस तरह की थी, कि होम मिनिस्ट्री ने इस तरह से एक रिपोर्ट बनाई है, और ये रिपोर्ट उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेजी है। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर, इंडियन कमांड, सिचुएशन, रिपोर्ट नंबर दिस। इस तरीके से हर रिपोर्ट का एक नंबर होता था, एक फाइल नंबर होता था, और उसको वो कई जगह पर, कई डिपार्टमेंट्स में इस तरह से उसको वो सेंड करते थे। तो ये ब्रिटिशर्स का काम करने का तरीका था। और दो चीज़ें हम यहाँ देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर समझ में आई मोटे तौर पे, अगर कंक्लूसिवली फॉर्म में हम देखें। पहली बात ये कि ब्रिटिशर्स ने चीज़ों को लिखना शुरू किया, नियम और जो रूल्स और कानून जो भी हैं उन सबको दे स्टार्टेड टू राइट। एंड द अनदर थिंग इज़ that they keep records of all these documents, letters, reports, memorandum, etc. Now the another important topic or work that has been done by the Britishers, that was the survey. Survey become important। एक और क्वेश्चन आपके आ सकता है, इसमें आता है, पूछा जाता है कि why did British do the surveys, या what is the importance of survey for the British rule, कि ब्रिटिश रूल के लिए सर्वे की क्या इंपॉर्टेंस है और सर्वे उन्होंने क्यों किया। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वे क्या होते हैं। व्हाट इज़ द सर्वे। सर्वेज का मतलब है कि हम किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जुटाना चाहते हैं, हम कोई जानकारी लेना चाहते हैं, उसको हम सर्वे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूं कि स्कूल के अंदर जिन भी बच्चों ने, जो भी बच्चे अपने घर से आते हैं, तो वो बच्चे घर से किस व्हीकल से आते हैं, या क्या मोड ऑफ उनका आने का जो साधन है वो क्या है, मोड क्या है। तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि आप हर क्लास में जाकर के ये सर्वे करिए। इसको हम एक तरह से नाम देंगे सर्वे, कि आप जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे बच्चों से कि कौन सा बच्चा किस तरीके से स्कूल में आता है अपने घर से। तो आप नोट करेंगे कुछ बच्चे पैदल आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ वैन से आते हैं, कुछ बसेस से आते हैं। तो ये एक सर्वे हो गया, जिससे हमें जानकारी हो जाए कि कितने बच्चे किस किस मोड से स्कूल में आते हैं।
इसको हम कहेंगे सर्वे। इसी तरीके से जब ब्रिटिश भारत में आए, व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन आवर कंट्री, they did not know what is the geography, what is the culture, what is the custom, how the ruling system has been set up in this country. All this information were unknown for the Britishers. उनके लिए ये सब चीज़ें क्या थी, उनके लिए सब चीज़ें अननोन थी। वो नहीं जानते थे कि भारत के लोग कैसे रहते हैं, इन किस किस एरिया में कितने कितने लोग हैं, उनकी इनकम का सोर्स क्या है, उनके जीने का तरीका क्या है। तो कोई भी रूलर जो है अगर किसी कंट्री में रूल करेगा तो सबसे पहले उस कंट्री के बारे में उसको जानना ज़रूरी है। ब्रिटिशर्स ने ये तय कर लिया था कि उन्हें हिंदुस्तान में, इस देश के अंदर लंबे समय तक रूल करना है। तो इसलिए उन्होंने ये तय किया कि हमें यहाँ के लोगों का जो भी जीवन है या यहाँ के लोगों के जो भी स्टाइल है उन सबको हमें हमारे को जानना है, यानी कि इस देश के बारे में उनको जानना है। So they started to survey to collect all the information regarding their regarding the economic, political, cultural custom of all this country. Now how do they this? That the practice of surveying also become common. Practice of सर्विंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड, वापस आ गया देखिए यहाँ पर कि जो बात मैंने कही कि द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। इट मीन्स कि वन कंट्री कैन रूल ऑन अनदर कंट्री इफेक्टिवली through its important information, and before the good administration the one country must know about the another country. By the early 19th century detailed survey were being carried out to map the entire country. पूरे कंट्री का उन्होंने सर्वे किया। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, गाँव के अंदर कैसे सर्वे हुए, रेवेन्यू सर्वे हुए। रेवेन्यू सर्वे मीन्स कि उन्होंने जाना कि कितने किसानों के पास कितनी ज़मीन है, वो कौन सा लगान देते हैं, किस तरह से लगान उनसे लिया जा सकता है, ये रेवेन्यू के रिगार्डिंग सर्वे किया। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स कि जो ज़मीन है, जो सॉइल है, जोग्राफिकल जो कंडीशंस है उनको जाना। द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फोना। फ्लोरा फोना का मतलब आप समझते हैं कि हमारे देश की वेजिटेशन कैसी है, वनस्पति कैसी है, जंगल कैसे हैं, पेड़ कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है, और यहाँ के एनिमल्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या प्रजातियाँ हैं, उनकी किस तरह की स्पेसीज़ हैं। ये सब बातें भी ब्रिटिशर्स ने अपने सर्वे में मतलब उन्होंने ये सारे इन चीज़ों का सर्वे किया। द लोकल हिस्ट्रीज़ कि कैसे किसी का जो एक पर्टिकुलर किंग है उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। इवन द क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि भारत में कौन कौन सी फसलों को उगाया जाता है। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन। और ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका काम आसानी से हो सके। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अंग्रेजों ने हमारे देश में शुरू की। दैट मीन्स कि दे स्टार्टेड सेंसस, and the first census was done in our country, that was at 1881। पहला सेंसस हमारे देश में हुआ 1881 में। अब ये सेंसस क्या होता है, देखिए बच्चों 1881 से हमारे देश में सेंसस हो रहा है। सेंसस को हम हिंदी में कहते हैं जनगणना। जनगणना का मतलब ये है, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरे 130 करोड़ देशवासी हों या मेरे 125 करोड़ देशवासी हों। अब उनको कैसे पता है कि हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ लोग हैं। तो ये पता कैसे चला, ये इसलिए इस तरीके से पता चलता है कि हम हर 10 साल में हमारे देश की क्या करते हैं, गणना करते हैं। मतलब हर जितने भी लोग हमारे कंट्री में हैं उन सब लोगों को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, उनको गिना जाता है। इसको बोलते हैं जनगणना या सेंसस। लास्ट जो सेंसस हमारे देश में हुआ था वो 2011 में हुआ था। अब 10 साल बाद यानी कि 2021 में सेंसस होगा और उसका काम जो है वो शुरू भी हो चुका है। एक बहुत बड़ा लेवल पर ये काम होता है, घर घर जा कर के लोगों की काउंटिंग की जाती है, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं, कितने बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, ये सब वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंसस। और ये सेंसस का काम किसने शुरू किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में शुरू किया। These prepared detailed records of the number of people in all the provinces। provinces का मतलब होता है उस समय भारत में जो डिफरेंट स्टेट थे, राज्य थे, उनके अंदर ऑफ इंडिया। नथिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द कास्ट, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन।
इवन वो ये भी रिकॉर्ड करते थे कि किस धर्म के लोग कितने हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी जाति क्या है। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, और इसके अलावा भी और कई तरह के सर्वे हुए, जैसे बॉटनिकल सर्वे हुआ, जूलॉजिकल सर्वे हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे आप समझते हैं कि जो पुरानी बिल्डिंग हैं, हिस्टोरिकल जो मंदिर या और जो दूसरे मॉन्यूमेंट्स थे, उन सब के भी इन्होंने सर्वे किए। और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे का मतलब कि एक जिस तरीके से जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उनके बारे में सर्वे हुआ। फॉरेस्ट सर्वे हुआ। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सर्वे की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में शुरू किया। इसके बाद देखते हैं व्हाट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो हिस्ट्री हमने पढ़ी, और अब जो भी हिस्ट्री में कुछ भी हमने पढ़ रहे हैं, वो जो रिकॉर्ड्स में हमें मिला उसके आधार पर, उसके बेस पर हमने एक हिस्ट्री तैयार करी कि कब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए, उन्होंने किस तरह से जो है रूल किया, क्या उन्होंने नियम बनाए, क्या उन्होंने जो है रिपोर्ट्स तैयार की, ये सारी चीज़ें हो गई। इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिली और इतिहास में क्या हुआ इसके बारे इसको समझने में हमें काफ़ी हेल्प मिली। लेकिन क्या ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड को ही हम हिस्ट्री मान लें? और क्या ये संभव नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने जो लिखा वो अपने फ़ायदे के लिए लिखा? कुछ और भी सोर्सेज हो सकते हैं उस समय के हिस्ट्री को जानने का। जैसे कुछ जो दूसरे बड़े बड़े राइटर्स थे, उन्होंने उस समय बुक्स लिखी। फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी ने बुक लिखी, या जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, या बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। इन लोगों ने, और भी कई बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बुक्स लिखी। उन बुक्स के अंदर भी उस समय की जो कंडीशन थी इंडिया की, उसका हमें जिक्र हुआ, मतलब पता लगा। इसी तरीके से आप देखेंगे जो अखबार उस समय चलते थे, न्यूज़पेपर उस समय चलते थे, वो न्यूज़पेपर भी बहुत कुछ बताते थे और वो हमें रिकॉर्ड रूम में मिल जाते हैं, आज भी हमें वो मिलते हैं। तो उन न्यूज़पेपर के बेस पर भी उस समय की हिस्ट्री को हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक था हाउ डिड वी नो, या हाउ डू वी नो, हमें पता कैसे लगे। देखिए, अगर हम चैप्टर का नाम देखें तो चैप्टर का नाम क्या था? हाउ, वैन एंड वेयर। तो वैन का हुआ दैट इज़ रिलेटेड टू डेट्स, और हाउ और वेयर का मतलब हुआ कि वो जो सारी हिस्ट्री हमने कलेक्ट की या उसके बारे में जाना, वो कैसे हुआ। तो एक तो हमारे को पता लगा कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे उससे पता लग गया, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड सब चीज़ें नहीं बताते थे। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ्रॉम द वास्ट कॉर्प्स ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। बहुत कुछ हमें पता लगा, रिकॉर्ड से बहुत कुछ हमें पता लगा। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल टॉट। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी थे, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। ये पता लगता था कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर थे, वो किस तरह सोचते थे। व्हाट, एक मिनट देखिए, हाँ, what images need to be carefully studied to the projects of viewpoint। हाँ, what they were interested in। और उन रिकॉर्ड से हमें ये पता लगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, यानी कि वो किन चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते थे अपने फ़ायदे के लिए, फॉर देयर ओन बेनिफिट। These records do not always help us understand what other people in the country felt। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता लगता कि उस समय हमारे जो दूसरे लोग थे, पीपल थे, वो क्या फील करते थे, एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, और उनका एक्शन क्या था। वो क्या ब्रिटिशर्स से एग्री थे, या क्या वो ब्रिटिश पीरियड में वो खुश थे। ये सारी चीज़ें हमें ब्रिटिश रिकॉर्ड से पता नहीं लग सकती। तो फिर कैसे पता लगेगी? फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा, कहीं और सोर्स ढूंढना पड़ेगा। When we begin to search for these other sources, we find them in plenty thoughts they are more difficult to get than official records। हालांकि उन चीज़ों को ऑफिशियल रिकॉर्ड की तरह इजीली फाइंड करना मुश्किल है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, लोगों के डायरी मिली। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम, जो यात्री थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कई बड़े बड़े यात्री, जैसे आपने हैंसोंग और मेगास्थनीज का नाम सुना होगा, तो ये लोग भी बहुत कुछ लिखते थे। एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफर्स, जिन्होंने अपनी अपनी जीवनी लिखी, ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स,
As printing spread, newspaper were published and issues were debated in public. यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के अलावा, अदर देन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, व्हाट आर द सोर्स टू गेट द हिस्ट्री, टू गेट द इंफॉर्मेशन. सो दिस रिकॉर्ड्स आर, जो अभी हमने जस्ट बात करी, diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaars as printing spread, न्यूज़पेपर्स, ये सारे रिकॉर्ड्स थे. या ये नॉवलिस्ट नॉवल लिखा, पोएट्स ने पोएम लिखी, उन सब से भी हमें उस समय की जो कंडीशन थी, उस समय की जो भी सिचुएशन थी, उनके बारे में पता लगता है. All these sources, however, were produced by those who were literate. From these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers and the mines of the poor on the streets. Getting to know their lives is a more difficult task. अब इन लोगों ने जो बुक्स लिखी, जो ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी, न्यूज़पेपर्स के अंदर जो लिखा गया, उससे उस समय के या जो ब्रिटिश टाइम में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता लग जाता है. बट फिर भी एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है, एक बहुत बड़ी जो क्लास है, जैसे कि फार्मर्स हैं, जैसे कि ट्राइब्स हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, या जो वर्कर्स थे उनके बारे में फिर भी बहुत कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will set how this can be done. और जो कुछ भी इन लोगों के बारे में हमें पता लग सकता था, वो हमने कलेक्ट किया, और कैसे किया ये आगे हम इसको और पढ़ेंगे. तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. एक जैसे यहाँ पर एक हम थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये एक रिपोर्ट है न्यूज़पेपर के अंदर. और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस थी, उसके अंदर कुछ जो पुलिस वाले थे, वहाँ पर पुलिसमैन जो थे, उन्होंने भूख हड़ताल की, कुछ उनकी मांगे थी, कुछ उनकी डिमांड्स थी, और ये सारा कुछ कहाँ पर छपा, न्यूज़पेपर में छपा, न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट हुआ. ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, हिंदुस्तान टाइम है ये, 22 मार्च 1946, यानी कि 22 मार्च 1946 का. तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. और ये इसका 2 वीडियो हैं. जो पहले वीडियो में मैंने आधा चैप्टर किया, सेकंड में कंप्लीट कर दिया. तो आपके और भी चैप्टर्स मैं इसी तरीके से हिस्ट्री, सोशल साइंस के डालता रहूँगा. तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.